आईपीएम इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के छात्रों सुप्रभात। हिंदी की आइलैंड की आपकी कक्षा में मैं मिसेस शालिनी श्रीवास्तव आपकी हिंदी अध्यापिका आपका स्वागत करती हूँ। आज हिंदी साहित्य के पाठ 3 भालूवाला के विषय में पढ़ेंगे। चलिए पाठ को आरंभ करते हैं। भालूवाला यह कहानी प्रसिद्ध बंगाली एवं हिंदी लेखक विमल मित्र ने लिखी है। कहानी के अंतर्गत लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे मनुष्य अपने पेट की भूख शांत करने के लिए क्या क्या करता है। यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि पेट की भूख अर्थात जीवन यापन के लिए चुना गया जो कार्य व्यक्ति करता है उसे ही पेट की भूख मिटाने का साधन कहते हैं। एक गरीब व्यक्ति 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ के लिए जाने क्या क्या करता है। कहानी में हमारा प्रमुख पात्र भालूवाला है जिसका नाम नीलकांत मणि है, जो कि भालू और बंदरिया की सहायता से भालू का नाच दिखाता है शहर में जाकर के। कहानी प्रारंभ करते हैं। एक था भालूवाला, उसका नाम था नीलकांत मणि। उसके हाथ में डुगडुगी होती और दूसरे हाथ में होती प्यारे भालू की नाक से बंधी डोरी। भालू की पीठ पर आराम से बैठी होती लाल मुंह वाली एक नटखट बंदरिया। बंदरिया का नाम था रानी। डुगडुगी की आवाज सुनकर जब बच्चों की भीड़ जमा हो जाती तब वह भालूवाला अपना झोला उतारकर नीचे रख देता। फिर वह रानी बंदरिया को भालू की पीठ से उतार देता। बस उसके बाद खेल शुरू हो जाता। भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर भांति भांति के नाच दिखाता। उसके साथ ही रानी बंदरिया भी नाचती। भालू का नाच ये उस समय का मनोरंजन का साधन था जब हमारे पास मोबाइल, टीवी वगैरह जैसे साधन के मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। उस समय भालू का नाच है, बंदरिया का नाच है, ये दिखाने के लिए बहुत से व्यक्ति आते थे हमारे शहरों में, हमारी गली मोहल्ले में। ये उस समय की कहानी है। जब खेल समाप्त होने वाला होता तब रानी बंदरिया के दोनों हाथों में वह भालूवाला एल्युमिनियम की एक थाली पकड़ा देता। रानी बंदरिया हाथों में थाली थामे चारों ओर खड़े लोगों के पास बारी बारी से जाती और मौन रूप से ही 2-4 पैसों की मांग करती। अर्थात अब खेल समाप्त हो गया, अब मनोरंजन आपने देख लिया, अब आपने जो देखा है उसका कुछ रुपया भी आप अदा करें। पैसा देने की बारी आते ही सभी अपना अपना रास्ता पकड़ते, पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। कुल मिलाकर 8-10 आने पाकर ही नीलकांत मणि को तसल्ली करनी पड़ती। रास्ते के किनारे ही हम लोगों का मकान था। हम लोगों यानी कि लेखक का, क्योंकि लेखक यहाँ पे नीलकांत मणि के बारे में बता रहा है, तो वो यहाँ पे मकान किसका है? वो लेखक का है। उस भालू वाले की हालत देखकर मेरा दिल भर आता। मैं भी 4-6 आने उसके पास भिजवा देता। हमारे मकान के सामने बगान के भीतर ही बैठकर नीलकांत मणि अपने दोनों जानवरों के साथ थोड़ी देर तक आराम करता, लेकिन हम लोगों के कुत्ते को देखते ही उसका खून सूखने लगता। इसलिए मैंने घर पर सबसे कह रखा था कि जब वो भालूवाला आए तब कुत्ते को जंजीर से बांधकर रखा जाए। नीलकांत मणि इस मोहल्ले में दुर्गा पूजा के बाद आया करता था। ये कौन सा मोहल्ला है? ये कलकत्ता शहर की बात हो रही है और कलकत्ता शहर में नीलकांत मणि दुर्गा पूजा के बाद आता था, यानी कि दुर्गा पूजा समाप्त होने के बाद आता था। मैं देखता कि जब वो आता तो रास्ते के किनारे भीड़ जमने लगती। छोटे बड़े और बूढ़े जवान सभी उसे घेर कर खड़े हो जाते। उसके बाद प्यारे भालू दोनों पैरों पर खड़ा होकर नाचता और नीलकांत मणि गाना गाता, नाच रे भालू नाच। मैंने एक दिन पूछा, यह गाना किसने लिखा है नीलकांत? नीलकांत मणि ने हंसकर जवाब दिया, मैंने अपने बाप से ही सीखा है। मैंने और भी बहुत सी बातें पूछी थी। मेरे मन में उसके प्रति बड़ा कौतूहल होता था। कौतूहल मतलब उसके प्रति जानने की इच्छा, और उसकी जानना चाहता था लेखक नीलकांत मणि के बारे में। मैं सोचा करता कि वह साल का बाकी समय कहाँ बिताता। नीलकांत मणि के साथ घनिष्ठता होने के कारण मैं सारी बात जान चुका था। नीलकांत मणि से एक तरह से लेखक की दोस्ती हो गई थी, और दोस्ती में जब उसकी नीलकांत मणि से बातचीत होती तो उसने उसकी नीलकांत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर ली थी। बिहार और बंगाल की सीमा पर बसे एक गांव में ही उसका घर था। बाकी समय वह अपनी खेती बाड़ी में लगा रहता। जमीन ज्यादा
थी नहीं। जो फसल होती वह साल भर के लिए निर्वाह के लिए पूरी भी नहीं पड़ती थी, मतलब जितनी भी फसल होती थी वो उसके और उसके परिवार के जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं होती थी। इसीलिए वो दुर्गा पूजा के बाद घर छोड़कर बाहर निकल पड़ता भालू और बंदरिया का नाच दिखाने के लिए। नीलकांठ मणि ने कहा था, जाड़ा आते ही मैं प्यारे को लेकर निकल पड़ता हूँ, तब प्यारे ही मुझे खिलाता है। लेकिन प्यारे की भी तो उम्र बढ़ती जा रही है, वह अगर मर गया तो तुम क्या करोगे? ऐसा लेखक ने नीलकांठ मणि से पूछा। तो नीलकांठ मणि ने कहा, मैं और क्या करूँगा, बस भगवान ही मालिक है। इसी तरह मैं बगान में बैठकर उसके साथ गप्पे लड़ाता। मैं यानी कि लेखक नीलकांठ मणि के साथ बैठ करके गप्पे लड़ाता। नीलकांठ मणि प्यारे और रानी को पास ही बांध देता। हम लोगों का कुत्ता जैक जंजीर से बंधा बंधा हमारी बातें सुनता। आखिरकार नीलकांठ मणि के साथ हमारे कुत्ते की खूब दोस्ती हो गई। फिर तो जैक और जंजीर से बांधकर नहीं रखना पड़ता था। वह भी प्यारे और रानी के साथ बेहद ही घुल मिल गया था। जब फरवरी का महीना समाप्त होने को था, उस समय वह मेरे पास आया और बोला, हुजूर, अब मैं गांव जा रहा हूँ। मेरे बदन में अब ताकत नहीं रही। इसके बाद मैं अपने लड़के को ही भेजूंगा। आप जरा उसका ध्यान रखिएगा। मैंने कहा, तुम अपने लड़के को मेरे पास भेज देना। उससे कह देना कि वह मेरे साथ मुलाकात जरूर करे। जरूर कह दूंगा हुजूर। यह कहकर नीलकांठ मणि ने उससे विदाई ली और वह उस वर्ष के लिए चला गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसी नीलकांठ मणि के साथ मेरी फिर से मुलाकात होगी, वह भी ऐसे अनूठे ढंग से। इसीलिए हठात जिस दिन मैंने फिर से डुडुगी बजाने की आवाज सुनी तो मैं हैरत में पड़ गया। वही पहले वाली जानी पहचानी डुडुगी और वही गाना, नाच रे भालू नाच। रास्ते पर चलता चलता मैं रुक गया। चारों ओर लड़के लड़कियां और बूढ़े जवान सभी भीड़ लगाए खड़े थे। मैं भी अपने कौतूहल को नहीं रोक पाया। मैंने भीड़ के भीतर जाकर उचक कर देखा, वहां एक कम उम्र का लड़का खेल दिखा रहा था। मैं समझ गया कि वह नीलकांठ मणि का ही लड़का है। रानी बंदरिया दोनों हाथों में टूटी थाली लिए जब मेरे पास आई, तब मैंने 1 रुपए का एक नोट उस थाली में डाल दिया। यह देखते ही भालू वाले का लड़का आश्चर्य से मेरा मुंह ताकने लगा। 1 रुपए का नोट पाने का उसने शायद कभी सपना भी नहीं देखा था। ये उस समय की बात है जब 1 रुपया भी बहुत महत्वपूर्ण होता था। मैंने भीड़ छटने पर भालू वाले के लड़के से पूछा, तुम नीलकांठ मणि के लड़के हो ना? लड़के ने कहा, हाँ हुजूर। मैंने पूछा, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? लड़के ने कहा, वह मर गया हुजूर। यह कहते कहते उसकी जीभ लड़खड़ा गई। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पिता ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ बताया था? लड़के ने कहा, हाँ हुजूर, मैं अपने पिता के मुंह से सब कुछ सुन चुका हूँ। तुम हमारे पास चले आना। तुम कलकत्ते में नए नए आए हो, किसी को भी जानते पहचानते नहीं हो, इसलिए यहाँ वहाँ मत रुकना। कोई तुमसे रुपए पैसे छीन ले सकता है। मैंने उसे समझाया। लड़के ने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी हुजूर। तो फिर चलो, तुम्हें मैं अपना घर दिखा देता हूँ। इतना कहकर उस लड़के को अपने साथ लिया और घर की ओर कदम बढ़ाने लगा। पीछे पीछे भालू भी आने लगा और उसकी पीठ पर बैठी हुई रानी बंदरिया भी। चलते चलते जब हम घर के सामने आए तब अचानक एक घटना घट गई। हम लोगों को देखते ही अंदर से हमारा कुत्ता जैक भौंकने लगा। देखते ही देखते लोहे की मोटी जंजीर तोड़कर उसने भालू के ऊपर हमला कर दिया। उसने भालू के सिर को अपने जबड़ों से पकड़कर उसकी खाल ही उधेड़ डाली यानी कि फाड़ डाली। अब मेरे हैरान होने की बारी थी। भालू की खाल उधड़ते ही उसके भीतर से नीलकांठ मणि निकल आया। नीलकांठ मणि तो मैंने जैक को दोनों हाथ से पकड़ रखा था। नीलकांठ मणि मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे शांत करते हुए पूछा, यह क्या हुआ नीलकांठ मणि? तुम भालू बनकर नाचते फिर रहे हो? नीलकांठ मणि ने मेरे पैर पकड़ लिए। उसने कहा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। हमारा प्यारा जो भालू था वो मर चुका है। नया भालू खरीदने लायक रुपए भी मेरे पास नहीं है, इसलिए खुद भालू बनकर रोजगार करने निकला हूँ। लोगों को ठगने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन पापी पेट के लिए मुझे यह सब करना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। मैं उसकी यह बात सुनकर समझ नहीं पाया कि मैं हंसूं या रोऊं।
मैंने 100 रुपए का एक नोट नीलकांत मणि को दे दिया और कहा, भालू की खाल तो मेरे कुत्ते के कारण ही फटी है, ये रुपए लेकर एक नया भालू खरीद लो। उसके बाद नीलकांत मणि के साथ मेरी कभी भी मुलाकात नहीं हुई। वही थी आखिरी मुलाकात। उसका लड़का भी फिर कभी खेल दिखाने के लिए नहीं आया। देखा कितनी मार्मिक कथा थी। एक गरीब व्यक्ति अपना पेट, अपने परिवार का पेट पालने के लिए क्या क्या नहीं करता। प्यारे भालू की मृत्यु के पश्चात नीलकांत मणि के पास भालू खरीदने के पैसे नहीं थे। वो गरीब व्यक्ति था, इसलिए उसको कोई उपाय ही नहीं सूझा कि वो कैसे भालू का नाच दिखाएगा। इसलिए उसने भालू की खाल पहन ली और भालू की खाल पहन करके वो जगह जगह पर क्या करता था, तमाशा दिखाता था या नाच दिखाता था। लेकिन जब विमल मित्र के घर पे वो अपने लड़के के साथ गया और वहां पे कुत्ते के द्वारा जब वो पोशाक उसकी फटी और लोगों को, जब लेखक को पता चला कि वह नीलकांत मणि है, तो एक बारगी वो उसके पैर पे पड़ गया। उसको लगा कि उसने कोई अपराध किया है भालू की खाल पहनकर। लेकिन लेखक उसकी व्यथा को समझ गया, उसकी दशा को समझ गया और फिर उसकी आर्थिक मदद करते हुए उससे ये कहा कि वो एक नया भालू खरीद ले। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक गरीब व्यक्ति को कितने संघर्षों के साथ अपने पापी पेट को पालना पड़ता है। पूरा पाठ मैंने पढ़ दिया है और आपको काफी हद तक समझ में भी आ गया होगा। पूरे पाठ का आपको आपकी फोटो स्कैन करके बुक इस पीडीएफ के साथ हम आपको दे रहे हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।